Hello students, welcome back. So this is the third lecture in the series of Geotechnical Engineering in Rajasthan JEE and SSC JEE exam. अब हम दोनों चीज़ों को साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे. So let's begin. इस सीरीज में हम कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे. जो पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इनऑर्गेनिक सॉइल जिसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको किस एक्रोनाइम से रिप्रेजेंट करते हैं. इनऑर्गेनिक सॉइल जिसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको किस एक्रोनाइम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इनऑर्गेनिक सॉइल और लो कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या. मान लेते हैं कि एक छन्नी है हमारे पास, हमने कुछ सॉइल इसके ऊपर डाली तो कुछ सॉइल इसके नीचे निकल जाएगी और कुछ सॉइल इसके ऊपर बच जाएगी. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. अगर ऊपर बची हुई सॉइल 50% से ज़्यादा है, ऊपर बची हुई सॉइल, और ये है सीव हमारे पास 75 माइक्रोन की सीव है हमारे पास, 75 माइक्रोन की सीव है, और अगर 50% से ज़्यादा है जो इसके ऊपर रह गया तो हम कहेंगे दिस इज अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. और इसकी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेडेशन कर्व प्लस प्लास्टिसिटी चार्ट. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है. ग्रेडेशन कर्व प्लस प्लास्टिसिटी चार्ट. ग्रेडेशन कर्व के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ. अगर ऊपर बची हुई जो सॉइल है वो लेस देन 50% हो जाए तो हम कहेंगे इट इज अ प्योर फाइन ग्रेन सॉइल. और ये इसका हमें एनालिसिस करने के लिए यूज करेंगे हम प्लास्टिसिटी चार्ट ओनली. क्या यूज करेंगे? प्लास्टिसिटी चार्ट. तो दो केस हो गए हमारे पास, ठीक है. अब इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि परसेंटेज फाइनर के टर्म्स में अगर 50% से ज्यादा फाइनर हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई, ये फाइन ग्रेन सॉइल हो गई. अगर 50% से कम फाइनर है तो कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई. इसी का जस्ट ऑपोजिट है, मिरर इमेजिक तरीके से देखने के लिए. तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि 50% से कम वेट ऊपर बचा हुआ था, तो प्लास्टिसिटी चार्ट होता क्या है. प्लास्टिसिटी चार्ट मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, आपको बना लेना है मेरे साथ में. प्लास्टिसिटी चार्ट इज बेसिकली अ कर्व. इट इज नॉट बेसिकली अ कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज प्लॉटेड बिटवीन the value of plasticity index versus the value of liquid limit. लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच का एक कर्व होता है. मैं बताऊंगा इसका क्या यूटिलिटी है. इसको पहले आप लोग बना लीजिए. ये 35 होता है, 50 होता है. एक डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, 4 और 7. इसे हम लोग, ये जो लाइन बनी है ना, इसे हम लोग कहते हैं ए लाइन. इट इज कॉल्ड एज ए लाइन और अटरबर्ग लाइन. ए लाइन बेसिकली इसे कहा जाता है. इसकी जो इक्वेशन होती है ये 20 है, ये जहाँ से शुरू होती है. इसकी इक्वेशन होती है IP इज इक्वल टू 0.73 ओमेगा एल माइनस 20. ओमेगा एल इज द लिक्विड लिमिट, IP इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अब देखिए, समझिए मेरी बात को. फाइन ग्रेन सॉइल एक ऐसी प्रकार की, ऐसी वैरायटी की सॉइल होती है जिन सॉइल्स में पानी के आगमन से उनकी प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है. इससे पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, एक कर्व मैंने आपके सामने बनाया होगा जिसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से वॉल्यूम में एक चेंज आता है. तो जिसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड 4 स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, और तीनों लिमिट्स के बारे में बताया था. तो ये लिमिट आई क्यों? वो ये लिमिट इसलिए आई क्योंकि पानी के आने से सॉइल का बिहेवियर बदल जाता है. इसीलिए इन दोनों, ये जो लिमिट्स होती हैं हमारे पास, कौन सी लिमिट? प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट. इन तीनों से डिराइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, ये तीनों का यूज करके हम उस सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं. ठीक है. तो इस कर्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट का यूज करके हम सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर हम कुछ कमेंट कर पाएंगे. कैसे कर पाएंगे? ए लाइन के ऊपर की जो सॉइल रहती है ये होती है क्ले. ए लाइन के नीचे की जो सॉइल होगी, दिस इज सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट. ठीक है. क्ले क्या होता है, फिर से याद दिला दूं, क्ले जो होता है ये 2 माइक्रोन से छोटी सॉइल होती है, और 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच की जो सॉइल होती है वो होती है हमारे पास सिल्ट. तो यानी सिल्ट बड़ी सॉइल होती है और क्ले छोटी सॉइल होती है. ये हमेशा आपको याद रखना है. ठीक है. तो 35 से कम ये जो जोन है हमारे पास, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग लो कंप्रेसिबिलिटी क्ले, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी क्ले, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग हाई कंप्रेसिबिलिटी क्ले. सिमिलरली
ये जो पोर्शन है, क्योंकि ए लाइन है, ए लाइन के नीचे क्या आएगी, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, तो दिस पोर्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग एम एल और ओ एल, यानी एम यानी सिल्ट होता है, एम इज एक्रोनाइम यूज फॉर सिल्ट एंड ओ इज द एक्रोनाइम यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल. सिमिलरली दिस विल बी एम आई और ओ आई एंड दिस विल बी एम ओ और एम एच और ओ एच. H मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, I मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी एंड L मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी. तो क्वेश्चन कह रहा है कि लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए किस एक्रोनाइम का यूज करेंगे हम इनऑर्गेनिक सॉइल को लेके. तो लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे या तो Ml का या तो हम लोग यूज करेंगे Cl का. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक होती है, OL होता है ऑर्गेनिक सॉइल. तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था. अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विथ The next question deals with the concept of minerals, clay minerals. अब देखिए, जिस प्रकार से सॉइल के अंदर पानी के आगमन से उसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, उसी प्रकार से क्ले के अंदर कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल्स की प्रेजेंस से हम ये कह सकते हैं कि वो सॉइल किस प्रकार से बिहेव करेगी. ठीक है, मोस्टली 3 बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, केओलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट. केओलिनाइट, KAOLINITE, इलाइट AILLITE और मोंटमोरिलोनाइट. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसको लेके, बस इतना याद रखना है कि जिस भी सॉइल में मोंटमोरिलोनाइट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उस सॉइल में श्रिंकेज और स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती है. श्रिंकेज और स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती है अगर मोंटमोरिलोनाइट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो. इसका आंसर है मोंटमोरिलोनाइट. मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है. कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस हाइड्रोलिक हेड पे हम क्विक कंडीशंस को फॉर्म करते हैं एक 1.5 थिक लेयर ऑफ सॉइल में, जिसके ये प्रॉपर्टीज हमें गिवन है. तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्विक कंडीशन होती क्या है. क्विक कंडीशन वो कंडीशन होती है कि जब हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको हाइड्रोलिक वेरिएशन का, हाइड्रोलिक वेरिएशन या फिर आई का एक कॉन्सेप्ट बताया था. इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, हाइड्रोलिक हेड डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था आई की वैल्यू को. तो बेसिकली जब तक आई की वैल्यू होती है तो डार्सी का लॉ कहता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी हाइड्रोलिक वेरिएंस जो होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी. ये कहता है डार्सी का लॉ. तो इससे हमारे पास परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, V = KI. ये परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया. हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जो आई से रिलेटेड होता है, वो होता है क्विक सैंड का कॉन्सेप्ट. क्विक सैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम किसी भी सॉइल में जो हाइड्रोलिक ये ग्रेडियंट जो हम लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि द सॉइल इज गोइंग टू अंडरगो क्विक सैंड कंडीशन. क्विक सैंड कंडीशन आ जाएगी सॉइल में. क्विक सैंड मतलब द सॉइल इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ लिक्विड. सॉइल अपनी shear स्ट्रेंथ को खो देगा पूरी तरीके से. यानी अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू IC से ज्यादा हो जाए. अब आप कहेंगे सर IC क्या है. IC के लिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. वो फॉर्मूला होता है G-1/1 + E. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, G होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, E होता है वॉइड रेशियो और IC होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम कितना हेड अप्लाई करें कि क्विक सैंड कंडीशन आ जाए. तो क्विक सैंड कंडीशन को आने के लिए I की वैल्यू को IC के बराबर होना पड़ेगा. पहली बात, IC की वैल्यू मुझे नोन है, कितनी है, GS-1 / 1 + E, जहाँ पे GS 2.67 है, E की वैल्यू 0.67 है. पुट करके IC की वैल्यू को निकाला जा सकता है. IC की वैल्यू को निकाल के मैं उसको I के बराबर रख दूंगा. तो जो I की वैल्यू होगी वो होगी I = IC = ΔH/L, जहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ होगा थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन. यानी एक स्पेसिमेन है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, तो उसकी थिकनेस कितनी है, दिस इज द लेंथ. इस L को मैं यहाँ पे ऐसे पुट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ΔH की. अब ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ΔH की वैल्यू है क्या. ΔH की वैल्यू क्या है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. मूविंग ऑन,
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल होता है टू फाइंड आउट द परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल आपको पता है ये दो ही होती है, ग्रेवल और सैंड। इनकी परमिएबिलिटी को निकालने के लिए किस मेथड को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाए, तो वो जो मेथड होता है वो हम थोड़ा सा एक दो मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, परमिएबिलिटी को निकालने के तरीके। तो परमिएबिलिटी को निकालने का जो तरीका होता है, दिस इज बेसिकली 3 टाइप्स यूज होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक होता है कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। कांस्टेंट हेड परमिएमीटर, देखो इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। एक पानी का, एक सॉइल का सैंपल होता है, उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है और पानी कांस्टेंट रेट पे डाला जाता है ताकि सॉइल, जैसे मान लेते हैं यहाँ तक सॉइल भरी है तो सॉइल के ऊपर एक लेवल तक पानी बना रहे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट डिस्चार्ज होता रहता है, यानी जितना पानी हमने डाला वो पानी यहाँ से रिसता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक कंटेनर में जाके स्टोर कर लेते हैं। ये सॉइल का डिपॉजिट है और ये हम एक्स्ट्रा पानी ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो डिस्चार्ज हम यहाँ से जो हम लोग डालते हैं, उस डिस्चार्ज को बस हमें इतना रखना है कि ये जो हेड है H, ये कांस्टेंट इसमें मेंटेन रहे। जो हेड मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ ये कांस्टेंट रहे, यानी ये पानी का लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब ये तभी नीचे नहीं हो जाएगा जब तक ये नीचे से ये जो निकल रहा है पानी और ऊपर से जो आने वाला पानी है, ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, है कि नहीं। ये उसी केस में हो सकती है जब ये सॉइल, कौन सी सॉइल होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। समझ रहे आप मेरी बात। तो अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो पानी के पैसेज की जो वेलोसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से कांस्टेंट हेड परमिएमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, सिंपल है। अगला हम लोग मूव ऑन करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए। बस ऐसे इसको याद कर लो, K इज द परमिएबिलिटी, I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, डेल्टा H बाय L होता है। A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल डिपॉजिट, एंड इससे हम डिस्चार्ज, क्योंकि ये हमें नोन होता है, I हमें नोन होता है, A हमें नोन होता है, तो इससे परमिएबिलिटी की वैल्यू को निकाला जाता है। मूविंग ऑन, जो दूसरा मेथड होता है, दिस इज द वेरिएबल हेड परमिएमीटर। वेरिएबल हेड परमिएमीटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वेरिएबल हेड परमिएमीटर इज मोस्टली यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा एक स्टैंड पाइप, इसको कहा जाता है स्टैंड पाइप, यानी छोटा सा एक पाइप होता है, इससे पानी इसमें भर के रख दिया जाता है एक लेवल तक। बस एक बार पानी भर के इसमें रख दिया। अब इस पूरे सैंपल के अंदर ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉलिंग हेड परमिएमीटर, फॉलिंग हेड परमिएमीटर। तो पानी इस स्टैंड पाइप, छोटे से पाइप में हमने वो कर दिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, इसका लेंथ L हो गया हमारे पास, और पानी यहाँ से निकल रहा है, लेकिन काफ़ी कम रेट पे निकल रहा है पानी यहाँ पे, ठीक है। तो बात क्या हो रही है कि फॉलिंग हेड परमिएमीटर जो होता है उसमें पानी एक बार स्टोर करके रख दिया, कुछ समय के बाद, मान लो तो 30 सेकेंड के बाद मैंने या 30 दिनों के बाद मैंने देखा कि ये पानी का लेवल यहाँ से ऊपर से कम होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इनिशियली यहाँ पे हेड था H1, जो कि अब कम होके हो गया H2, तो हम डायरेक्टली K की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और वो होती है हमारे पास AL डिवाइड बाई AT इंटू LN, LN यानी लॉग बेस E, H1 by H2. This is the formula to find out the permeability using falling head permeameter. It is used for fine grained soil. T fine grained soil के लिए इसको यूज किया जाता है। अब सारे पैरामीटर पता ही है, A तो बता चुका हूँ सारे। T is the time which is required for falling of head from H1 to H2, ये होता है हमारे पास। और तीसरा होता है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में पढ़ने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल में नहीं आएगा वो चीज़। मूविंग फॉरवर्ड, कंपेयर करना है। अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ K फॉर अ सॉइल स्ट्रेटा जब वो सॉइल से परपेंडिकुलर और पैरेलल पास करती है। तो देखिए, अगर एक स्ट्रैटिफाइड सॉइल है, स्ट्रैटिफाइड यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रैटाज हैं हमारे पास, तो पानी के मूवमेंट के दो तरीके हो सकते हैं। पहला मूवमेंट ये हो सकता था कि पानी से जो लेयर्स हैं उसे परपेंडिकुलर पानी मूव करे, और दूसरा तरीका क्या होता है कि पानी लेयर के साथ में मूव करे। तो देखिए, जब वो लेयर के साथ में मूव करता है तो नेचुरली उसको जो हिंड्रेंस होगी या उसको जो रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। इस वजह से ये जो वैल्यू होती है हमारे पास,
इसमें के की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें के की वैल्यू कम होती है। फॉर्मूला भी आप इसका नोट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए जो फॉर्मूला होता है, दिस इज, अगर ये मान लेते हैं दिस इज H1, दिस इज H2 एंड सो ऑन, एंड इस लेयर की परमेबिलिटी K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है एंड सो ऑन, देन KH इज इक्वल टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3, ये होता है फॉर्मूला। और K, इसके लिए जो K एवरेज की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू, ऐसा लिखा जाता है H नेट यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाय KV इज इक्वल टू H1 बाय K1 प्लस H2 बाय K2 प्लस H3 बाय K3। इस जैसा एक फॉर्मूला हम इसमें बनाते हैं। इसमें KV की वैल्यू को निकाला जाता है, इसमें KH की वैल्यू को निकाला जाता है। तो दिस इज ऑल विच आई नीड टू से। इसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, पैरेलल के केस में ज़्यादा होती है K की वैल्यू, और परपेंडिकुलर के केस में कम होती है K की वैल्यू। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हमारे पास एक अर्थ डैम दिया हुआ है। उस अर्थ डैम के लिए हमें निकालना है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम कितना होगा हमारे पास। तो हमें दिया है कि 25 पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं और 5 फ्लो चैनल्स हैं। K की वैल्यू 0.03 mm पर सेकेंड दी हुई है और हमें Q की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बहुत वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला होता है KH इंटू NF बाय ND, दिस इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ डैम, ये होता है हमारे पास। इसको ऐसे देखिए कि एक, जैसे मान लेते हैं कि एक डैम है हमारे पास यहाँ पे, इसके पीछे पानी स्टोर्ड था हमारे पास, और ये डैम की बॉडी है यहाँ पे। तो पानी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे सीपेज होगा। इस सीपेज का जो डिस्चार्ज है वो कितना है, इसको निकाला जाता है इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। K आपको गिवन है 0.03 है, हमारे पास 25 पोटेंशियल ड्रॉप्स है और 5 मेरे पास फ्लो चैनल्स हैं। मैंने हेड अप्लाइड नहीं लिखा है इसमें, तो हेड की वैल्यू आप अज्यूम कर लो H इज इक्वल टू सम 10 मीटर्स। Head is nothing but the height at which the water is stored beyond that hydraulic structure। तो H की वैल्यू को 10 पुट करो, K की वैल्यू को 0.03 mm पर सेकेंड है, mm पर सेकेंड को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। NF नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स है 5 है गिवन है, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स 25 गिवन है। इसको इस फॉर्मूले में पुट करो और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू को मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि डिस्चार्ज पर यूनिट वैल्यू की कितनी होगी, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू, ठीक है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, होप यू लाइक्ड इट। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोग हो सके उन तक शेयर कीजिए। आई विल बी इन टच विथ यू एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।